पहले तो बहुत बहुत बधाई उन सारे एस्पिरेंट्स को जिन्होंने मेन स्टेज को क्लियर किया। पता नहीं होता कि आगे क्या करना है, इंटरव्यू कैसे फेस करेंगे, पहला इंटरव्यू होगा और वो भी यूपीएससी का इंटरव्यू। आगे बढ़ने से पहले वो सारे एस्पिरेंट्स जो मेन की स्टेज क्लियर नहीं कर पाए, डिसहार्टन नहीं होना है, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो, बनाए रखो, मोमेंटम बना हुआ है आपका। 2027 का जो प्रीलिम्स है इंजीनियरिंग सर्विसेज का, आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज की सीट पाने के लिए आपको 4 स्टेजेस क्लियर करनी पड़ती हैं। यू हैव टू क्लियर 4 स्टेजेस, और उन 4 स्टेजेस में से ये दूसरी स्टेज आपने क्लियर कर दी है। तो पहली स्टेज होती है हमारी प्रीलिम्स की, दूसरी स्टेज होती है हमारी मेंस की, तीसरी स्टेज अभी आपकी स्टार्ट होगी पर्सनालिटी टेस्ट, और चौथी स्टेज होती है आपकी मेडिकल। तो 4 में से आपने जो सबसे मुश्किल स्टेज होती है मेंस, उसको क्लियर कर दिया है। तो पहले तो बहुत बहुत बधाई उन सारे एस्पिरेंट्स को जिन्होंने मेन स्टेज को क्लियर किया। आप लोगों में से काफी सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार इसे क्लियर किया होगा, तो उनका एक खुशी का लेवल तो बिल्कुल ही अलग होगा। आई हैव आल्सो गॉन थ्रू द सेम फेज। मैं आपके इस फीलिंग को समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी ये सेम फेज निकाला हुआ है। तो मुझे पता है किस तरह का सिनेरियो होता है, किस तरह का माइंडसेट होता है, कौन कौन से थॉट्स आते हैं माइंड में जब मेंस का पेपर निकल जाता है। एंजाइटी भी बहुत ज्यादा होती है। मेनी ऑफ यू विल बी एंशियस जिन्होंने पहली बार मेंस निकाला है। पता नहीं होता कि आगे क्या करना है, इंटरव्यू कैसे फेस करेंगे, पहला इंटरव्यू होगा और वो भी यूपीएससी का इंटरव्यू। कम्युनिकेशन स्किल मेरी इतनी अच्छी नहीं है, तो बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के दिमाग में आ रहे होंगे। बट मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, जो सबसे मुश्किल स्टेज है वो आपने क्लियर कर ली है, दैट इज द मेन स्टेज। हाँ, सबसे मुश्किल स्टेज क्लियर हो गई है, बट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है वो आपकी इंटरव्यू स्टेज। क्यों? अब ये स्टेज मेरी रैंक बनाएगा या रैंक बिगाड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि इफ यू सी द वेरिएशन ऑफ द मार्क्स इन इंटरव्यू, बहुत ज्यादा वेरिएशन निकल के आता है मार्क्स का। 50 नंबर भी आते हैं और 170 नंबर भी आते हैं। यू कैन सी 120 मार्क का डिफरेंस है। तो जो लोग सेलेक्ट नहीं हो रहे होंगे वो सेलेक्ट भी हो जाएंगे, जो सेलेक्ट हो रहे होंगे उनका डिपार्टमेंट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। हो सकता है सर्वे मिल रहा हो, सर्वे से उठ के आपको रेलवे मिल जाए। तो आपको इस स्टेज को बहुत ही सीरियसली लेना है। यू हैव टू टेक दिस स्टेज वेरी सीरियसली। किस तरीके से स्टेज में आप अपने आप को अप्रोच करोगे, उसके बारे में मैंने ये सेशन रखा। तो मैंने स्टार्ट किया उन सारे एस्पिरेंट्स को बधाई देके, कॉन्ग्रेचुलेट करके, जिन्होंने इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस का ये जो पड़ाव है अपना क्लियर कर लिया। आगे बढ़ने से पहले वो सारे एस्पिरेंट्स जो मेन की स्टेज क्लियर नहीं कर पाए, प्रीलिम्स तो क्लियर कर ली थी पर मेंस क्लियर नहीं कर पाए, डिसहार्टन नहीं होना है, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो, बनाए रखो, मोमेंटम बना हुआ है आपका। इस बार तो आपका 2027 का जो प्रीलिम्स है इंजीनियरिंग सर्विसेज का, वो तो जनवरी के महीने में ही है, 31 जनवरी को है। क्योंकि मोमेंटम बना हुआ है, इस मोमेंटम को अगर कैरी फॉरवर्ड करोगे, यू विल बी एबल टू अगेन कम आउट विद द फ्लाइंग कलर्स इन इंजीनियरिंग सर्विसेज 2027। तो डिसहार्टन नहीं होना उन सारे एस्पिरेंट्स को जो मेंस की स्टेज क्लियर नहीं कर पाए। इनके बारे में मैं अलग से एक सेशन बना लूंगा। अभी का मैं सेशन फोकस करूंगा उन एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने ये स्टेज क्लियर कर ली है, क्योंकि अब उनके लिए आगे वाली स्टेज बहुत ही मायने रखती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज बन जाती है। सो इन ऑर्डर टू प्रोसीड फर्दर, इस स्टेज में आगे बढ़ने से पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो ईएससी का अगला स्टेज है वो पर्सनैलिटी टेस्ट करेगा आपकी। वो इंटरव्यू नहीं है, हम बोलते हैं इंटरव्यू, जैसे मैंने भी लिखा है इंटरव्यू स्ट्रेटेजी, अभी मैं बोलूंगा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। तो कहने का मतलब ये नहीं कि वो आपका इंटरव्यू नहीं लेंगे वहां पे, वो आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट करेंगे। सो पर्पस ऑफ दिस इंटरव्यू और द एग्जामिनेशन इज नॉट टू चेक योर टेक्निकल नॉलेज, इज टू चेक योर पर्सनैलिटी। इस स्टेज का पर्पस ये है कि वो आपकी पर्सनैलिटी जानना चाहते हैं, आपके अंदर झांकना चाहते हैं। नो डाउट आपने प्रीलिम्स क्लियर किया, आपने मेंस क्लियर किया, तो हाँ आपकी टेक्निकल नॉलेज तो बहुत अच्छा है, पर आपकी पर्सनैलिटी कैसे है उसके लिए ये स्टेज रखी जाती है। इस स्टेज में आपके सामने एक बोर्ड बैठा हुआ होगा। जब भी आपकी डेट आएगी, उस बोर्ड में जनरली 4 से लेके 5 मेंबर होते हैं। एक बोर्ड का चेयरमैन होता है पीएससी का ही, एक कंसर्न टेक्निकल पर्सन होगा जो फील्ड में काम कर रहा होगा, किसी न किसी इंडस्ट्री से उठाते हैं उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को। 2 पैनल मेंबर ऐसे होते हैं हमारे जो किसी न किसी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हों, एजुकेशन की फील्ड में हो, यानी टेक्निकल नॉलेज उनकी बहुत अच्छी होती है। और एक पैनल मेंबर होगा जो आपके एचआर या कम्युनिकेशन स्किल या लीडरशिप या डिसीजन मेकिंग या इमोशनल स्टेबिलिटी, इसको चेक करेगा। तो जनरली अमूमन 4 या 5 मेंबर होते हैं। एक जो टेक्निकल पर्सन है वो भी हो सकता है, 2 टेक्निकल पर्सन भी हो सकते हैं। तो 4 या 5 के बीच में ये फ्लोट करना होता है। नॉर्मली जो पैनल होता है, जो बोर्ड होता है, वो बहुत ही वेलकमिंग होता है। वो आपको सेलेक्ट करना चाहते हैं,
दे कैन सेलेक्ट यू, दे आर देयर टू सेलेक्ट यू, वो आपको रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठे हैं। तो आपको डरना नहीं है कि भैया आपकी इंटरव्यू स्टेज है, तो वो आपको हमेशा कंफर्ट ही करेंगे, दे विल ऑलवेज मेक यू कंफर्टेबल। शुरुआत में मैं कुछ बातें बताता हूं जो आपको अपने ध्यान में रखनी है, चाहे आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं लाइव, चाहे अभी आगे देखेंगे रिकॉर्डेड। इन बातों का ध्यान रखना कि ये स्टेज किन बातों की परीक्षा लेगा आपकी, क्योंकि ये सारी परीक्षाएं मैंने निकाली हुई है। क्लियर है चीज? तो पहला पर्पस क्या है इस इंटरव्यू का? इस इंटरव्यू का पर्पस है वो आपकी क्वालिटी चेक करेगा। क्लियर है? जब आप बोर्ड मेंबर के सामने जाओगे, बोर्ड पैनल के सामने जाओगे, आपके मार्क्स उनको पता नहीं होंगे प्रीलिम्स और मेंस के, उनको बस वही पता होगा जो आप बताओगे। तो कहने का मतलब ये है, ध्यान रखना, आपको अपने आप को बेस्ट दिखाना है वहां पे, आपको अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, क्योंकि उसी के बिहाफ पे आपको मार्क्स मिलेंगे, उसी से आपकी फाइनल रैंक और सिलेक्शन इंपैक्ट होगा। अब कौन कौन सी क्वालिटी है जो यूपीएससी देखता है? जैसे अगर आप गेट का पेपर देखते हो तो गेट मेंशन करके देता है कि हमारे सवाल ऐसे आएंगे कि हम ये क्वालिटीज आपकी चेक करेंगे। तो यूपीएससी आपकी कौन कौन सी क्वालिटी चेक करता है? इंटीग्रिटी, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड पब्लिक सर्विस ओरिएंटेशन, कि आप कितना ओरिएंटेड हो पब्लिक सर्विस की तरफ, आप इस सर्विस में फिट बैठते भी हो या नहीं बैठते। इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होता है? अभी कुछ ही दिनों में आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म रोल आउट हो जाएगा, आपको रजिस्टर करने का मौका देंगे, ओटीआर आएगा, आप उसमें रजिस्टर करोगे, वहां पे डीएफ भरोगे आप, और वही डीएफ आपकी पहचान बनेगा, वो डीएफ उनके पास भी होगा। तो आपको अपना डीएफ बहुत ही ध्यान से भरना है। बी वेरी केयरफुल इन फिलिंग योर डीएफ, आई विल बी देयर टू हेल्प यू। मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से डीएफ भरना है और प्रिपेयर कैसे करना है। जब आप डीएफ भरोगे, जैसे ही रोल आउट होगा, मैं दोबारा एक सेशन बना दूंगा आपको गाइड करने के लिए, जैसे हर साल करता आ रहा हूँ। पिछले साल भी मैंने पर्सनल 1-to-1 सेशन लिए थे डीएफ भराने के लिए, तो डायरेक्टली कैंडिडेट मेरे से कनेक्ट कर सकता है, मैं उसको बता दूंगा डीएफ में क्या डालना है, क्या नहीं डालना और कैसे प्रिपेयर करना है। मैं आपको अपने डीएफ के हिसाब से पर्सनलाइज क्वेश्चंस भी बना के दे दूंगा कि आपके डीएफ के हिसाब से कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, आप उनको प्रिपेयर करके जा सकते हैं। तो इंटरव्यू के प्रोसेस में आपको सबसे पहले डीएफ भरना है, आपको पैनल का स्ट्रक्चर जानना है जो मैंने आपको बता दिया। इंटरव्यू की ड्यूरेशन जनरली 20 से लेकर 40 मिनट के बीच में वेरी कर जाती है, एवरेज बताइए, आपकी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। आपको कॉमन क्वेश्चंस का फ्लो पता होना चाहिए, यू शुड नो हाउ द कॉमन क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, किस तरीके से फ्लो चलता है। जब आप डीएफ को प्रिपेयर करोगे, ध्यान रखना है, यू हैव टू प्रिपेयर योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका बैकग्राउंड क्या है, कहां से पढ़े हो, आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है, आपके इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स कौन कौन से आपने कर रखे हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, आपकी हॉबीज क्या है, आपका अचीवमेंट क्या है, और जो भी ऑप्शनल इंफॉर्मेशन वो जनरेट कर सकते हैं आपके डीएफ से। ये सारी चीजें आप प्रिपेयर करोगे अपने डीएफ के अंदर। फिर आता है सर टेक्निकल, क्या प्रिपेयर करना है, नहीं करना? हमने तो मेंस क्लियर किया हुआ है, बिल्कुल आपको अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स की भी प्रिपरेशन करनी है। कोर सब्जेक्ट को आप रिवाइज करोगे, प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन समझोगे सारे टॉपिक्स की, जो रीसेंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो पढ़ के जाओगे, आईएएस कोड और स्टैंडर्ड्स आपको पता होने चाहिए। केस बेस्ड टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, केस बेस्ड मतलब कोई केस स्टडी आ जाएगी आपके सामने। दूसरा, डिजाइन ओरिएंटेड डिस्कशन होते हैं वहां पे। मोर ओवर जो टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे वो अलाइंड होंगे आपके बैकग्राउंड से। अगर आप अभी कॉलेज से आए हो तो वो आपका कॉलेज का प्रोजेक्ट पूछ लेंगे, चाहे बीटेक या एमटेक हो। अगर आप पीएचडी हो तो आपके रिसर्च का टॉपिक पूछ लेंगे। अगर आप अभी जॉब कर रहे हो तो रिसेंट जॉब में क्या टेक्निकल काम कर रहे हो वो आपसे पूछ लेंगे। तो ये टेक्निकल क्वेश्चन किस फील्ड से आएगा ये डिपेंड करता है आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी प्रोफाइल क्या है। तो क्या सर करंट अफेयर्स के ऊपर भी सवाल पूछे जाते हैं? बिल्कुल, करंट अफेयर्स के ऊपर भी सवाल पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स में क्या पूछते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इन्वायरमेंट से रिलेटेड सवाल पूछेगा आपसे, एनर्जी से रिलेटेड सवाल पूछेगा आपसे, वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड सवाल पूछेगा आपसे, गवर्नमेंट की स्कीम्स कौन कौन सी है वो आपको ध्यान रखनी है, बजट का हाईलाइट ध्यान रखना है आपको जो इस साल का है। दूसरा, इंटरनेशनल जो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट है वो आपको ध्यान रखनी है, दैट इज टू बी टेकन प्रॉपर केयर ऑफ। अच्छा, नेक्स्ट बात का क्या ध्यान रखें हम? आपको ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक प्रिपरेशन भी करनी है। ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक प्रिपरेशन मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप हो और जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जाना चाहते हो, दोनों के स्पेसिफिक। अब सर कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है ये आपको डीएफ में आ जाएगा। जब आप डिपार्टमेंट का चॉइस फिल करोगे आपको वहां पे सारे ऑर्गेनाइजेशंस मिल जाएंगे। मैं कुछ बता देता हूँ आपको, सीपीडब्ल्यूडी होगा, इंडियन रेलवेज होगा, बीआरओ होगा, एमईएस होगा, सेंट्रल वाटर कमीशन होगा, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होता है, फिर सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज रोड्स होता है। तो ऐसे कुछ डिपार्टमेंट होते हैं, सर्वे का एक डिपार्टमेंट होता है, पोस्टल का एक डिपार्टमेंट होता है। तो ऐसे खूब सारे डिपार्टमेंट आपको मिलेंगे, जिनकी भी वैकेंसीज होगी उसके हिसाब से वो आपको ऑप्शन भरने को दे देगा।
तो आपको इन ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक प्रिपरेशन भी करनी है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रही है रिसेंटली और आप इस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे फिट बैठोगे। नेक्स्ट, क्या सर एचआर और पर्सनालिटी के क्वेश्चन आते हैं? बिल्कुल, एचआर और पर्सनालिटी के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। जैसे वो ये पूछता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, क्यों इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपका सबसे बड़ा फेलियर क्या है। आपसे वो सवाल पूछेगा एथिकल डायलेमा का। एथिकल डायलेमा मतलब आपको एक सिचुएशन देगा, ही विल गिव यू वन सिचुएशन, और वो चेक करेगा कि आप एथिकली सही बताते हो या प्रैक्टिकली सही बताते हो, फंसा देगा आपको बीच में। तो वो एथिकल डायलेमा वाले क्वेश्चन जरूर पूछता है। वो आपसे लीडरशिप के एक्सपीरियंसेस पूछेगा कि आपने पास्ट में कोई लीडरशिप का रोल प्ले किया है, अगर किया है तो क्या किया है आपने वहां पे, आप टीम कन्फ्लिक्ट को कैसे रिजोल्व करते हो। तो ये सारे मैं आपको प्रोफाइल बता रहा हूँ जिनके ऊपर भर भर के सवाल आते हैं, नोट करते जाना इन सब। तो ये सारा मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, नहीं तो मैं पीपीटी में लिख के आ जाता, आई कुड हैव रिटन इन दी पीपीटी, बता देता पढ़ के। ये सारे मेरे एक्सपीरियंसेस हैं जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। दूसरा, सिचुएशनल और एथिकल क्वेश्चन दिए जाते हैं। सिचुएशनल और एथिकल क्वेश्चन, जैसे एग्जांपल देता हूँ, आपका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट की डेडलाइन आ गई है, पर प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, तो क्या आप कॉन्ट्रैक्टर को ब्राइब ऑफर करके जल्दी खत्म कराओगे? पॉलिटिकल प्रेशर आप हैंडल कर पाओगे, नहीं कर पाओगे? आप सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज करोगे डेडलाइन को मीट करने के लिए? आप एनवायरमेंटल कंसर्न्स को मीट करोगे या नहीं करोगे? आप पब्लिक कंप्लेंट्स जो है उनको एड्रेस करोगे या नहीं करोगे? वो आपको करप्शन के सिनेरियो देगा। तो भैया इन चीजों को आपको प्रिपेयर करके जाना है। यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दीज सिचुएशनल एंड एथिकल क्वेश्चंस। वहां पे जाके जो मन में हो वही मत बोल देना, पहले से हमें तैयार करके जाना है इन सारी सिचुएशंस को, और वो धीरे धीरे तैयार होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देन ही विल चेक योर कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि आपको अंग्रेजी में बोलना है, कहने का मतलब ये है कि आप अपने आंसर को कैसे स्ट्रक्चर करते हो, आप कितना सोचते हो बोलने से पहले, आपको जो अननोन क्वेश्चन है उनको कैसे हैंडल करना आता है, जो अननोन क्वेश्चन है जो कभी नहीं पूछे गए या कभी नहीं सुने गए उनको आप कैसे हैंडल करते हो, आप अननेसेसरी जो आर्ग्यूमेंट है उसमें इन्वॉल्व होते या नहीं होते हो। दूसरा, आप अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखते हो या नहीं रखते हो। जो सवाल आते हैं उसमें तो कॉन्फिडेंटली बोल देते हैं, जो सवाल नहीं आते उसमें सोचने लग जाते हैं, इधर उधर देखने लग जाते हैं। तो कहने का मतलब है पूरे इंटरव्यू के टाइम पे आपका जो कॉन्फिडेंस है उसका लेवल सेम होना चाहिए। तो इसकी भी आपको तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। दूसरा, यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज योर मॉक इंटरव्यू। आपको नंबर ऑफ मॉक्स देने चाहिए, जितने दे सकते हो दो। लर्न फ्रॉम द फीडबैक। अपने फीडबैक जो भी मिल रहे हैं उससे सीखो, उसको इंप्रूव करो, सेल्फ एनालिसिस करो। आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, घर पे बैठ के जो भी जवाब आप दे रहे हो उसको रिकॉर्ड करो और देखो कि यार मैं कैसा लगता हूँ जवाब देते हुए, क्या ऐसी कोई चीज है जिसे मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। बिल्कुल, तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग से भी अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है इस पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए वो है ड्रेस कोड एंड बॉडी लैंग्वेज। ध्यान रखना, जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ फॉर्मल अटायर में जाओगे, आप ग्रीटिंग एटिकेटली करोगे, किसको ग्रीट पहले करना है किसको बाद में करना है, अंदर जाने से पहले परमिशन लेनी है या नहीं लेनी, आई कांटेक्ट कैसे बना के रखना है, हैंड मूवमेंट्स कैसे होने चाहिए आपके, सिटिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए, वॉइस की मॉड्यूलेशन, कब आवाज बढ़ानी है कब घटानी है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ड्रेस कोड और बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भी आपको काम करना है इस पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए। नेक्स्ट, कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक है जो एक कैंडिडेट करता है, वो आपको नहीं करनी है। तो वो मिस्टेक्स मैं आपको पहले बता देता हूँ। कौन कौन सी मिस्टेक जब एक बच्चा करता है, ब्लफ नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। वहां पे झूठ बोलना और सही चीज छुपाना दोनों में एक बारीक सा फर्क है। और क्या फर्क है वो जब आप डीएफ दोगे तब मैं आपको बता दूंगा। आपको कोई गलत जानकारी नहीं देनी वहां पे ब्लफ भी नहीं करना है। आप डायरेक्टली मना कर सकते हो अगर आपको कोई चीज नहीं आती। आप बहुत लेंदी आंसर दे रहे हो, ओवर जस्टिफाई कर रहे हो, मेमोराइज्ड रिस्पॉन्स दे रहे हो, जो आपने रटा हुआ है वही बता रहे हो, ओवर कॉन्फिडेंट हो अपनी चीजों के लेके, आप पैनल मेंबर को इंटरप्ट कर रहे हो, आप नेगेटिव कमेंट दे रहे हो अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये कॉमन मिस्टेक है जो बच्चा करता है। ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। यू डोंट हैव टू डू दिस। नेक्स्ट, आपसे वो सवाल पूछेगा स्टेट और होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जहां के आप रहने वाले हो उस स्टेट के बारे में और उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपसे सवाल जरूर पूछेगा। वहां की ज्योग्राफी आपको आनी चाहिए, वहां की इकोनॉमी आपको आनी चाहिए, जहां पर आप रहते हो वहां की मेजर इंडस्ट्रीज क्या है, इरिगेशन के प्रोजेक्ट क्या है, वो स्मार्ट सिटी की कैटेगरी में आती है नहीं आती, वहां पे क्या एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, वहां की फेमस पर्सनैलिटी क्या है और करंट डेवलपमेंट क्या हो रहे हैं वहां पे। तो आपको अपने स्टेट और होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में ये सारी चीजें पढ़ के जानी है। नेक्स्ट, और बहुत ही जल्दी आपके इंटरव्यू चालू हो जाएंगे। जैसे ही आपके इंटरव्यू चालू हो जाएंगे, इंटरव्यू से 15 दिन पहले तक
क्या करना है आपको। तो लास्ट के 15 दिन की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अभी आ जाएगा आपका शेड्यूल बहुत ही जल्दी। तो आखिरी के 15 दिन की आपकी स्ट्रेटेजी क्या हो जाएगी, डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे। नहीं पढ़ोगे, आजकल तो वो आ गई है जो आपको जिस्ट बता देता है, डालना किसी भी ऐप में पूरे न्यूज़पेपर की आपको 10-15 इंपॉर्टेंट लाइनें बता देगा, बस वही कर जाओ, सफिशिएंट है। आपको टेक्निकल रिवीजन करना है, आपको अपना डीएफ प्रिपेयर करना है आखिरी के दिनों में, मॉक इंटरव्यू देना है आपको हर 2 से 3 दिन के अंदर, ताकि आप फ्लो में आ जाओ। अपनी वॉइस और बॉडी लैंग्वेज की प्रैक्टिस करनी है आपको। सफिशिएंटली सोना है, ध्यान रखना। वहां पे जब आप जाओगे इंटरव्यू देने, सबको एक साथ बुला लेते हैं, सुबह 9 बजे एंट्री हो जाती है सबकी, पर हो सकता है आपका इंटरव्यू शाम को 5 बजे है। तो परेशान हो जाओगे, पक जाओगे वहां बैठे बैठे, और ना बात कर सकते हो वहां पे, वहीं बिठा देंगे। अंदर रूम होता है, उसमें अलग अलग ग्रुप बने हुए होते हैं हर बोर्ड के, उसमें एक ग्रुप में 5-6 लोग होते हैं। कहने का मतलब है 5-6 लोग एक बोर्ड में जाएंगे। अब जिसमें आपका नंबर आखिरी वाला हुआ, पूरी शाम तक बैठना पड़ेगा आपको। तो पेशेंस बना के रखना है, पेशेंस लूज नहीं करना। खाना वाना सब कुछ मिलेगा आपको वहां पे, उसके परेशान मत होना, बट ध्यान रखना ये चीजें आपको परेशान नहीं करनी चाहिए। तो सफिशिएंटली सो के जाना। तो जब भी आप इंटरव्यू की तैयारी करोगे, इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। अब मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं आपको बहुत सारी बातें बता दी हैं। हर एक पॉइंट के ऊपर आपको डिटेल में एनालिसिस करनी है। अब सर एनालिसिस में तो पहली बार कर रहा हूं, मैं कैसे करूंगा? जैसे ही आपका डीएफ फॉर्म फिल करने का ऑप्शन आएगा, फिर से मैं एक सेशन क्रिएट कर दूंगा। डीएफ में सारे पॉइंट्स कैसे फिल करने हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आप फिल नहीं कर पाते हो, आप डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपको बता दूंगा भैया फॉर्म कैसे फिल करना है, क्योंकि जो चीज आप फॉर्म में लिखोगे उसी के हिसाब से आपकी आगे प्रिपरेशन होगी। तो उसको प्रिपेयर कैसे करना है, आपके डीएफ के हिसाब से कौन कौन से सवाल आ सकते हैं, वो सवाल भी मैं आपको बता के दूंगा। सो दैट प्रोसेस विल कंटिन्यू, जैसे हर साल होता है, इस साल भी मैं आपको वो प्रोग्राम के अंदर एनरोल करा के ये सारी प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे। पर अभी के लिए इन सारे डिस्कशंस को जो भी मैंने अभी किए, आपको अभी से इंप्लीमेंट करने लग जाना है। यू हैव टू इंप्लीमेंट ऑल दीज पॉइंट्स। वीडियो को वापस करना, मैंने मुश्किल से 15 मिनट की बात बताई है आपको, पर 15 मिनट में कम से कम मैंने आपको 15 मेजर पॉइंट्स बताए हैं। उन 15 मेजर पॉइंट्स के अंदर सब पॉइंट्स बताए हैं, इन सब के ऊपर आपको काम करना चालू कर देना है। क्लियर है चीज?